मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कोरोना की महामारी और करीब महीने के लॉकडाउन के बीच आज से पूरे देश में घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल और उत्तर आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से घरेलू उड़ानें सख्त शर्तों के साथ शुरू की गई। घरेलू उड़ानों को देखते हुए देश भर के एयरपोर्ट पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए। विमान में जाने से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए खास इंतजाम किए गए। इसके अलावा कुछ राज्यों ने यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखने का भी ऐलान किया। उसके तहत तैयारियां भी शुरू कर दी। घरेलू उड़ानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खास गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। पश्चिम बंगाल में 28 मई और आंध्र प्रदेश में 26 मई से उड़ानें शुरू हो पाएंगी। मैं यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं घर जा रहा हूँ। एक्चुअली 5 महीने की बेटी हुई है, अभी तक उसको देखा नहीं मैंने। फर्स्ट टाइम मैं देखने जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैं कि ये लॉकडाउन में छूट मिला और जिसकी वजह से मैं घर जा पा रहा हूँ। Just little worried, but as you know, works always come first. So there's a call from the airline, and we are ready to operate the flight. We'll make sure that take care of ourselves, and the airline is taking care of us very well. की संसद में लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने चीन के नए नेशनल सिक्योरिटी बिल के खिलाफ जमकर हंगामा किया। चीन की संसद में पेश होने वाले इस बिल के तहत हांगकांग में सुरक्षा के नाम पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकेंगी, जिसके खिलाफ हांगकांग की संसद में जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थक सांसद अध्यक्ष की मेज तक पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने प्लेकार्ड दिखाकर चीन के इस बिल का विरोध किया। हंगामा होते देख सदन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सांसदों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ सांसदों को तो जबरदस्ती सदन से बाहर निकाल दिया गया। इस कार्रवाई का हंगामा कर रहे दूसरे सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अध्यक्ष का रास्ता रोक लिया। हालांकि उन्हें किसी तरह सदन से बाहर निकाल दिया गया। चीन के इस बिल के विरोध में आम लोग भी सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने एक सरकारी दफ्तर का घेराव किया। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें नहीं देने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आरोपों पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया। उद्धव ठाकरे ने ट्रेनें नहीं देने के बयान के बाद पीयूष गोयल ने रविवार को 5 घंटे के भीतर एक के बाद एक कई ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से तुरंत यात्रियों की जानकारी देने को कहा। इतना ही नहीं, रेल मंत्री ने कहा कि वो आज से 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार है। जितनी जल्दी यात्रियों की जानकारी दी जाएगी, उतनी जल्दी महाराष्ट्र से ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हो जाएंगी। रविवार को रेल मंत्री ने शाम करीब 7 बजे पहला ट्वीट कर उद्धव सरकार से प्रवासी मजदूरों से जुड़ी जानकारी मांगी और रात 12 बजे फिर ट्वीट कर दावा किया कि 5 घंटे के इंतजार के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेन से यात्रा करने वाले किसी प्रवासी मजदूर की जानकारी नहीं दी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम करीब 7 बजे ट्वीट करके लिखा कि उद्धव जी, हम महाराष्ट्र से कल 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। अपने आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी जैसे कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, ये सब सूचना अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सकें। बीती रात करीब 9 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्वीट किया और लिखा कि दुख की बात है कि 1.5 घंटे हो गए हैं, पर महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे के जीएम मध्य रेलवे को कल की 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते कि ट्रेन स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहे, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। रात 12:15 बजे रेल मंत्री ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए फिर ट्वीट किया, रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है, फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार अब भी अगले 1 घंटे में कितनी ट्रेनें, कहां तक और पैसेंजर लिस्ट हमें भेज दें, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेलवे पर महाराष्ट्र को कम ट्रेन देने का आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे के मुताबिक महाराष्ट्र को रोज 80 ट्रेनों की जरूरत है, लेकिन उसे 35 से 40 ट्रेनें ही दी जा रही हैं। रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय,
रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळत आहेत. अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळत आहेत. ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या. आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे. त्यांना व्यवस्थित त्यांची नोंदणी करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, आणि ते सुद्धा घरी परत जाताना आपल्या राज्य सरकारचा जय जयकार करत जात आहेत. महाराष्ट्र सरकार जिंदाबाद. दूसरी तरफ रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच ट्रेनों के मुद्दे पर चल रहे सियासी घमासान को बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की नाकामी करार दिया. पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक रेलवे महाराष्ट्र की पूरी मदद कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर राजनीति कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जी ने या शिवसेना के सांसदों ने किया है वो कोरी राजनीति है. आज महाराष्ट्र की कोविड की परिस्थिति बहुत खराब है. महाराष्ट्र में 30% से ज्यादा देश के पेशेंट्स ये महाराष्ट्र से हैं. 40% से ज्यादा मौतें ये महाराष्ट्र में हो रही है, और पूरी तरीके से सरकार नाकाम दिख रही है. और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है. रेल मंत्री और रेल मंत्रालय ने लगातार महाराष्ट्र को मदद की है. इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने रेलवे और खासतौर पर रेल मंत्री पर निशाना साधा. शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है कि महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे की सभी जानकारी दे दी है. इतना ही नहीं, संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि रेलवे ध्यान रखे कि कहीं गोरखपुर जाने वाली ट्रेन ओडिशा न पहुंच जाए. संजय राउत ने एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय को अपेक्षित गाड़ियों की सूची दी है. पीयूष जी से ये सिर्फ यही विनती है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उस स्टेशन पर पहुंचे. गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन ओडिशा न पहुंच जाए. जहां मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने का इंतजाम नहीं होने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के दौरान इन मजदूरों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे वहां से आने जाने वाली गाड़ियां वहीं खड़ी हो गई. खाना नहीं देता है और पंखा उनका भी नहीं है, रात में मच्छर बहुत काटता है. कुछ ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर के क्वारंटीन सेंटर में भी दिखा, जहां खाने की शिकायत को लेकर मजदूरों ने अधिकारियों के सामने ही हंगामा कर दिया. हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ. इतना ही नहीं, मजदूरों ने अधिकारियों पर घोटाले का भी आरोप लगाया. यही सरकार का सब पैसा खा रहा है. किशनगंज के क्वारंटीन सेंटर में रुके मजदूरों ने भी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया और एक बांस की मदद से सड़क जाम कर हंगामा कर दिया. ना ही बाथरूम है किसी का सही एक भी, ना मास्क सैनिटाइज कुछ भी नहीं मिला है, ना रहने का व्यवस्था है. मजदूरों के हंगामे की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और किसी तरह समझाकर उन्हें शांत कराया. लेबनान की राजधानी बेरूत में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. वहां के ऊर्जा मंत्रालय का घेराव कर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के बिजली कटौती के फैसले के खिलाफ जमकर हंगामा किया. नाराज प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्रालय की इमारत के अंदर घुस गए और वहां बिजली कटौती के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां पहले से ही बड़ी संख्या में तैनात पुलिस वाले उन्हें बाहर भगाते दिखे. जो लोग जोर जबरदस्ती कर रहे थे उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आई और उन्हें घसीटते हुए इमारत से बाहर ले गई. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और बहसबाजी भी हुई, जिसके बाद हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें खींचते हुए अपनी गाड़ियों की ओर ले जाती दिखी. नाराज लोगों ने वहां की सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया. बताया गया कि वहां पर रोजाना 12 घंटे लोगों के घरों की बिजली काट दी जाती है. ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जिसके बाद उनका गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा. दिल्ली के कराला इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया. इस मुठभेड़ में गोली लगने से मोहित उर्फ चीचड़ नाम का एक बदमाश घायल भी हुआ. मोहित पर एक हत्या के अलावा लूटपाट के मामले भी दर्ज है. रविवार की रात इन लोगों ने पिस्तौल के बल पर एक कार लूटी थी. आरोपियों के पास से 4 पिस्तौल और एक कारतूस भी बरामद किया गया.
हरियाणा के बहादुरगढ़ में फूलों की खेती करने वाले किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। लॉकडाउन की वजह से फूलों की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हो गया, क्योंकि बाजार बंद होने की वजह से वो फूल मंडी तक नहीं पहुंच पाए और पूरी फसल खेतों में ही सूख गई। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन और फूलों की मांग कम होने की वजह से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसी दरमियान हमारी सीजन चलती है। परेशान किसानों ने सरकार से मदद की भी अपील की। लॉकडाउन होने की वजह से फ्लावर मंडी बंद होगी और फ्लावर कहीं बिक नहीं रहा। सरकार हमारी कुछ न कुछ सहायता करे। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने का काम जारी है। लॉकडाउन लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद लंदन में फंसे 93 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विमान मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही सभी लोगों की एक एक कर स्कैनिंग की गई। मेडिकल जांच के दौरान एयरपोर्ट के स्टाफ भी कोरोना वायरस से बचने के लिए पीपीई किट पहने दिखे। टोटल 93 पैसेंजर्स इंदौर उतरे हैं, जिसमें से अलग अलग स्टेट्स के भी पैसेंजर्स रहे। इनमें से सभी पैसेंजर्स को स्क्रीनिंग कर ली गई। लंदन से ही एक विमान से 132 लोग गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। विमान से उतरने के बाद एयरपोर्ट पर ही सभी लोगों के सामान को सैनिटाइज किया गया। जांच के बाद सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री उद्धव सरकार कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। कोरोना पीड़ित मंत्री 5 दिन पहले मुंबई से नांदेड़ भी गए थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुनिया कोरोना काल से जूझ रही है। इस महामारी की वजह से अब तक लाखों लोग पूरी दुनिया में पीड़ित हैं। हजारों लोगों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है। इस महामारी काल के बीच गंगा से जुड़ी रिसर्च उम्मीद जगाती नजर आ रही है। बीएचयू में गंगा रिसर्च सेंटर के संस्थापक का दावा है कि अगर गंगा को अविरल बहने दिया जाए तो कोरोना काल में इसके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। गोमुख से निकलने वाली गंगा 2525 किलोमीटर तक धरती को सींचने वाली गंगा, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने वाली पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा। कोरोना काल में यह उसी गंगा की कहानी है जिसे मान्यताओं में जीवन रक्षक माना गया है। एक ऐसी नदी जो धरती के साथ साथ संस्कृतियों को भी सींचती है। आध्यात्म के पोस्टर में गंगा सिर्फ नदी भर नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि गंगा की इस जलधार को अब महामारी के इस दौर में किसी कुदरती औषधि के तौर पर देखा जा रहा है। वाराणसी में गंगा रिसर्च सेंटर के संस्थापक प्रोफेसर यूके चौधरी ने कोरोना काल में एक ऐसा ही चौंकाने वाला दावा किया है, जिसके मुताबिक गंगा का पानी इस वायरस से जंग लड़ने में रामबाण साबित हो सकता है। मिट्टी, वायु और पानी में जो अभी भी शक्ति है, दोहन पूर्ण रूप से हुआ है। उस दोहन के उपरांत भी जो शक्तियां हैं गंगा किनारों कि मिट्टी, जल और वायु में वो कोरोना वायरस को दबा के रखा है। गंगा पर कई सालों से रिसर्च कर रहे प्रोफेसर यूके चौधरी का यह भी दावा है कि हिमालय की गोद से निकलने वाली इस नदी में बैक्टीरियोफेज होता है, यानी इसके पानी में वो खूबी होती है जो बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देती। गंगा की यही खूबी इस वैश्विक महामारी के दौर में बेहद कारगर साबित हो सकती है। यदि आप भीतर से मजबूत हों, गंगा जल का उपयोग करके विभिन्न रूपों से आपके जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरियोफेज से यदि समाप्त हो जाते हैं तो कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता आप में ज़्यादा हो जाएगी।
प्रोफेसर के दावे में गंगा की भौगोलिक संरचना का भी जिक्र किया गया है। प्रोफेसर यूके चौधरी के मुताबिक हिमालय मूल की 3 नदियां गंगा, यमुना और सोन नदी पर किया गया शोध बताता है कि गंगा का पानी श्वेत है, यमुना का हरा और सोन नदी का भूरा। इन तीनों नदियों में गंगा ही वो नदी है जो यमुना और सोन की तुलना में गोमुख की ऊंचाई से गिरती है। गोमुख यमुना और सोन की तुलना में सबसे ऊंचा है। गंगा की यही ऊंचाई इसके पानी की तासीर को रोगों से लड़ने में मदद करती है। प्रोफेसर चौधरी का दावा है कि अगर गंगा किनारे बसे शहरों पर शोध किया जाए तो ये पता चलेगा कि कैसे दूसरे शहरों की तुलना में गंगा के किनारे बसे शहरों में कोरोना वायरस का कहर कम है। कोरोना वायरस का विभिन्न गंगा किनारों के शहर, जैसे प्रयागराज में देखिए कितने लोग मरे, बनारस में देखिए कितने लोग मरे, पटना में देखिए, भागलपुर में देखिए, ऊपर हरिद्वार में देखिए, ऋषिकेश में देखिए, उससे ऊपर देखिए, आप विभिन्न जगहों पर आप देखिए, डेटा कलेक्ट कीजिए कितने लोग कहाँ मरे हैं। आपको पता चल जाएगा कि गंगा के किनारे जो शहर हैं उसमें न्यूनतम मरीजों की संख्या हुई है। गोमुख से निकलने वाली गंगा पर किए गए वैज्ञानिक शोध भी इस बात को बताते हैं कि गंगा का पानी सड़ता नहीं है। गंगा का पानी दूसरी नदियों से अलग है। गोमुख से निकलते वक्त गंगा में प्रदूषण नहीं है। यही वजह है कि इस महामारी के वक्त गंगा जल के प्रभाव की चर्चा जोर पकड़ रही है। आयुर्वेद से जुड़े जानकार भी बताते हैं कि गंगा का पानी दूसरी नदियों की तुलना में कहीं ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके पीछे भी तर्क यही है कि गंगा जहां से निकलती है वहां कुदरती औषधियों की भरमार है। शोध बताते हैं कि हिमालय में जहां से गंगा निकलती है वहां जीवन रक्षक जड़ी बूटियां और खनिज लवण पाए जाते हैं। गंगा का पानी जब इन रास्तों से होकर गुजरता है तो ऐसी औषधियों के संपर्क में आने से गंगा में भी औषधीय तत्व आ जाते हैं। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल एसोसिएशन ने छात्रों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया, जिसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर एक कमरे के आगे बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए और इस पूरी क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद YouTube पर डाल दिया गया। ऑनलाइन क्लास की जानकारी मिलते ही कुछ छात्राएं YouTube पर इन्हें देखती हुई भी नजर आईं। बताया गया कि ऑनलाइन क्लास के साथ ही ये प्रोफेसर फोन या व्हाट्सएप के जरिए भी छात्रों की मदद में जुटे हैं। So they can just contact the teachers over the phone. They can even send their messages through WhatsApp and hence they can clarify their doubts. ऑनलाइन क्लास शुरू होने से छात्र भी बेहद खुश दिखे। छात्रों ने अलग अलग क्लास के लिए वीडियो बनाने वाली पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। So it has been very useful for me during these holidays. Whole team have come up with a very good thing. यूपी के कानपुर में एक मकान में भीषण आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद मकान के एक हिस्से से आग की लपटें निकलने लगी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक आग पूरी इमारत में काफी फैल चुकी थी और इमारत के हर हिस्से से लपटें और धुआं उठ रहा था। लपटों को देख आसपास के कई लोग भी वहां जमा हो गए और दमकल कर्मियों की मदद करने लगे। कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। हादसे के वक्त इमारत में कई लोग मौजूद थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जो लोग फंसे हुए थे उस फंसे व्यक्तियों को जो है बगल के कमरों से बगल के छत पर से उतार कर उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। कहीं कोई जनहानि नहीं हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि कोरोना का इस्तेमाल एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक इसके पीछे समाज को बांटने की साजिश हो रही है। एसोसिएशन ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 3 से 5% लोग
देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही छोटी छोटी बातों पर देशद्रोह के कानून के तहत लोगों की गिरफ्तारी को रोकने की भी राष्ट्रपति से मांग की गई है। 95% से ज़्यादा लोग बहुत अच्छे हैं, आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। चंद 3 से 5% के लोग पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इसलिए इस लेटर में डिमांड किया है कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा जो हम लोग का ये है कि छोटी छोटी बातों पर अरेस्टिंग कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये सेडिशन लॉज है। ये तो जो ब्रिटिशर्स, जो फॉरेनर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने अपना कानून बनाया था। मेरा कहना यही है कि जो AMU टीचर्स एसोसिएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का जो आरोप है, वो आरोप बेबुनियाद है और जिसे कहा जाए ये एक बुद्धिहीनता का परिचय है। इसे बुद्धिहीनता ही कहेंगे, क्योंकि अगर शिक्षक ही इस तरीके की बातें करेंगे, इनमें बुद्धि नहीं है या विवेक नहीं है। उत्तर प्रदेश के भदोही में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 2 दिन पहले हुई इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिसका एक वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में 2 आदमी एक बुजुर्ग को लाठियों से बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान बुजुर्ग खेत में ही गिर गया, लेकिन पिटाई कर रहे लोगों के हाथ नहीं थमे और वो लगातार उस पर लाठियों से हमला करते रहे। हालांकि इस बीच कुछ लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए, लेकिन हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बुजुर्ग को बुरी तरह जख्मी करने के बाद दोनों आरोपी परिवार के दूसरे लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। इस हमले में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। पिताजी आए, उनको मारा गया, सर फट गया। मेरा बेटा है विवेक चौबे, इसको मारा गया, सर फट गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।